प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांशों में हमने जायसी रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड का अध्ययन किया था। उसके कई पदों को पढ़ा और उसमें वहाँ के वैभवशाली दृश्यों का वर्णन हमने देखा, जहाँ उसकी तुलना किसी भी द्वीप से नहीं की जा सकती। गंधर्वसेन राजा का किस तरह का वैभव है वह भी हमने देखा कि साक्षात इंद्र का जैसे कोई अमरलोक हो। इसी तरीके से वहाँ के पेड़ पौधे, अमराई, फल, उद्यान आदि के बारे में भी वहाँ की जानकारी मिली। यहाँ तक कि वहाँ के पक्षी आकर के किस तरह की बातें करते हैं उसका भी वर्णन हमने देखा। वहाँ पर पग पग पर कुआं बावड़ी है, हमने देखा, और किस तरह से वहाँ पर योगी जति आत्मा का ध्यान करते हैं और अपनी साधना करते हैं उसका हमने देखा। अब जो अगला पद है उसमें वहाँ का जो मानसरोवर है उसके बारे में कवि अपनी बात कहता है। कवि कहते हैं कि मानसरोदक बरनु काहा, भरा समुद्र अस अति अवगाहा। यानी जो वहाँ पर मानसरोवर तालाब है उसका वर्णन कवि कह रहा है कि मैं किस तरह से करूं। वर्णो कहा यानी मैं उसका वर्णन किस प्रकार करूं। यह समुद्र की तरह भरा हुआ है, भरा समुद्र अस, समुद्र की तरह अति अवगाहा, बहुत गहराई से भरा हुआ है। जैसे समुद्र अपनी गहराई लिए हुआ होता है उसी प्रकार से यहाँ का यह जो मानसरोवर है वो भरा हुआ है। आगे वो कहते हैं कि पानी मोती अस निर्मलतासु, अमृत आनि कपूर सुआसु। यहाँ का जो पानी है मोती की तरह निर्मल है और उसके अंदर पारदर्शिता है, यानी स्वच्छ मोतियों की तरह निर्मल जल है, और उसके अंदर जो सुगंध आती है वह कपूर के समान आती है और वह अमृत के समान मीठा पानी है। यानी वह मोती के समान निर्मल, और पानी तो अमृत है ही और सुगंध उसकी कपूर के समान है। फिर आगे वो कहते हैं कि लंक द्वीप के सिलानाई, बांधा सरवर घाट बनाई। यानी इस लंका द्वीप को से जो शिलाएं लाई गई, वहाँ से शिलाएं मंगा करके इसका घाट बनाया गया। लंक द्वीप से यहाँ पर शिलाएं लाई गई और बांधा सरोवर घाट बनाई। इस सरोवर को घाट बनाया गया, इस तालाब के घाट बनाए गए। आगे की विशेषता वो कहते हैं कि खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी। यानी यहाँ पर खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई है कि खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतर ही चढ़ ही लोग चहु फेरी। यानी लोग चारों प्रहर इन सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते रहते हैं। घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई है। उतर ही चढ़ ही लोग चारों ही प्रहर वहाँ पर उतरते चढ़ते रहते हैं। फिर कहते हैं फूला कमल रहा होई राता, सहस सहस पखोरिन कर छाता। यहाँ पर लाल लाल कमल खिले हुए हैं। फूला कमल, कमल खिल रहे हैं, लाल लाल हो रहे हैं, यानी अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं। सहस सहस पंखुरिन कर छाता, सैकड़ों सैकड़ों पंखुड़ियाँ उनके ऊपर छाते बनकर खिली हुई है, यानी छाते का आभास दे रही है। और उलथ ही सीप मोती उतराई, और सीपें वहाँ पर जो है वो जैसे ही उलटती है तो तालाब में मोती गिर पड़ते हैं। यानी सीपियों के अंदर मोती हैं और सीपियाँ जैसे ही अपने उलटती हैं अपने आप को तो मोती चारों तरफ पानी में बिखर जाते हैं। चुग ही हंस और केली कराई, उन मोतियों को हंस चुगते हैं और क्रीड़ा करते हैं। खनी पतार पानी तह काड़ा। यहाँ कबीर कह रहा है, जायसी कह रहे हैं कि पानी इतना गहरा है कि पाताल से निकालना पड़ता है। खनी पतार पानी तह काड़ा, पानी की इतनी गहराई है कि जैसे कोई पाताल लोक से पानी निकाला जा रहा हो। क्षीर समुद्र निकसा हुत बाड़ा, और वह तालाब तो क्षीर समुद्र से भी बढ़कर है। ऊपर पाल चहु दिशे अमृत फल सब रूप, देखी रूप सरोवर के गे प्यास और भूख। तालाब के ऊपर की ओर चारों ओर ऊंचे किनारे हैं। ऊपर पाल चहु दिशे, चारों ओर किनारे हैं और उन पर अमृत के फलों से, अमृत के समान फल देने वाले रूख है, यानी पेड़ हैं। अमृत फल सब रूख, यानी उस पाल के चारों ओर अमृत के समान मीठे देने वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखी रूप सरोवर के, इस सरोवर के रूप को देख करके
प्यास और भूख तक मिट जाती है। यानी इस मानसरोवर की, सिंघल द्वीप का जो मानसरोवर है उसकी विशेषताओं का इसमें वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की इसमें छटा है, चौपाई और दोहा शैली इसमें है ही, और अवधी भाषा का प्रयोग है। आगे के पद में यहाँ के पनिहारियों का वर्णन आ रहा है। जो सिंघल द्वीप की पनिहारिन, पनिहारिन किसको कहते हैं? जो पानी भरने जाती है वहाँ की नारियाँ हैं, और वहाँ की नारियों का वर्णन ऊपर भी आ चुका है कि पद्मिनी जाति की नारियाँ हैं जो अत्यंत सुंदर होती है। यहाँ कवि कहता है कि पानी भरे या वहीं पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। यानी ये जो पनिहारिन है पानी भरने के लिए आती हैं और सभी सुंदर हैं, स्वरूप यानी स्वरूप नारियां हैं, और इनकी जाति जो है पद्मिनी जाति की सुंदर नारियां हैं। यानी रूप और सौंदर्य में इनकी तुलना किससे नहीं हो सकती है, और यहाँ पानी भरती है। वो कहता है कि पद्म गंध तिन अंग बसाई, और ऐसा लगता है कि उनके शरीर में पद्म की गंध बसी हुई है, यानी कमल की गंध बसी हुई है। भंवर लाग तिन संग फिराई, और इसी कारण से भंवरे उनकी सुगंध के कारण उनके आसपास घूमते फिरते हैं। पानी भरे आ वहीं पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, रूप स्वरूप में वो पद्मिनी के समान नारियां हैं, पद्म गंध उनके अंग में बसी हुई हैं, और इसी कारण से भंवर लाग तिन संग फिराही, भंवरे उनके आसपास चारों तरफ मंडराते रहते हैं उस सुगंध के वशीभूत होकर के। उनकी विशेषताओं का वर्णन करते वो कहते हैं कि लंक सिंगिनी सारंग नैनी, उनकी जो सिंहनी है, लंक मतलब कमर, उनकी जो कमर है उन नारियों की जैसे सिंहनी के समान है, और उनकी जो आँखें हैं वो साक्षात सारंग के समान है, यानी हिरणी के समान उनकी आँखें हैं, और कमर उनकी जो है सिंहनी के समान है, और हंस गामिनी, और उनकी चाल ऐसी है कि जैसे कोई हंस अपनी गति से चल रहा हो, हंसिनी जैसे चल रही हों, और वाणी तो साक्षात कोयल के समान है। कोकिल बेनी मतलब वाणी, यानी उनकी मिठास भरी वाणी कोयल के समान है, और हंस जैसी उनकी गति है, चाल है, सारंग जैसी उसकी आँखें हैं, और सिंहनी जैसी कमर है। यानी सुंदर नारियों का वर्णन करते हुए जो कथानक रूढ़ी है कवि उसका प्रयोग कर रहा है। ये अतिशयोक्तिमूलक है, लेकिन उसका वर्णन उसी तरह से पद्मिनी जाति नारियों के लिए होता है। आगे कवि कह रहा है कि आ वहीं झुंड सो पाती ही पाती, गवन सो आई सो भांति ही भांति। वो एक समूह बनाकर आती हैं, एक पंक्ति में झुंड बना करके पाती ही पाती, यानी पंक्तिबद्ध आती है, झुंड बना करके आती हैं। गवन सोहाही, और जब वो अपने मुख से विभिन्न प्रकार के गीत गाती है, यानी गवन सवाई सो भांति भांति, भांति भांति के गीत गाती हुई वो पानी भरने आती है। कनक कलश मुख चंद दिपाही, सोने के कलश में उनके चंद्रमा के समान मुख प्रतिबिंबित होता है। माथे पर उन्होंने सोने का कलश ले रखा है पानी भरने के लिए, और उसमें उनका मुख रूपी चंद्रमा उसके अंदर आलोकित होता है। रहस्य केलिसन आ वहीं जाएं, और वे क्रीड़ाएं करती हुई आती जाती हैं, अटखेलियाँ करती हुई अपनी सखियों के साथ आती है। तो पद्मिनी जाति की पनिहारिन पानी भरने आती हैं तो झुंड में आती है, गाना गाती हुई आती है, गीत गाती हुई आती है। कलश सोने का उनके सिर पर है, और मुख रूपी चंद्रमा उसके अंदर दिखाई देता है, और वो अटखेलियाँ करती हुई सखियों के साथ क्रीड़ाएं करती हुई आती है। जा सहूँ वे हेरे चखनारी, बांक नैन जनो हन ही कटारी। जिसकी ओर स्त्रियां अपने नेत्रों से देखती है तो वे नेत्र रूपी बांकी कटारी से मार डालती है। जा सहूँ वे हेरे चक, यानी ये नारियां जिसको भी देख ले तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को वह कटार से मार देगी। बांक नैन यानी तिरछे नैनों से, यानी उनकी सुंदरता के वशीभूत सामने वाला पुरुष हो जाएगा। केस मेगावर सिरता पाए, उनके जो बाल हैं बादलों के समान काले हैं। केस मेगावर यानी केश बादलों के समान हैं जो उनके सिर पर हैं। चमक ही दसन बिजू के नाई, और उनके दांतों की पंक्तियां, दांत ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे किसी बादलों के बीच में कोई बिजली चमकती हो। माथे कनक गागरी आवही रूप अनूप, माथे पर कनक की गगरी है, यानी कनक का घड़ा है, सोने से भरा हुआ सोने का घड़ा है, और आवही रूप अनूप, और उनका अपूर्व सौंदर्य है। जही के अस पनहारी, यदि वहाँ की पनिहारिन भी इतनी सुंदर है, सो रानी के ही रूप, तो आप कल्पना कीजिए कि वहाँ की रानी का रूप कैसा होगा, सौंदर्य कैसा होगा। तो पनिहारिन को सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि ने उस सिंघल द्वीप की रानी का
एक कल्पना सामने रख दी है कि वह इससे भी अधिक सुंदर होगी। इसमें आप अलंकारों की सुंदर छटा है, रूपक अलंकार आपने देखा ही है, उत्प्रेक्षा भी आया है, उपमा भी है और अनुप्रास भी है। और पनिहारिन का रूप सौंदर्य इसमें वर्णित है, शैली और भाषा पूर्ववत है। फिर आगे कवि वहाँ के ताल तालाबों का वर्णन कर रहा है कि ताल तालाब वर्णी नहीं जाई, सूजे वार पार की चुनाई। यानी ताल और तालाबों का वर्णन वहाँ पर किस प्रकार से करें। इतने ताल तलैया हैं, इतना सुंदर हैं, इतने पारदर्शी हैं, इतने स्वच्छ और निर्मल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूजे वार पार यानी इतने हैं कि वार पार नहीं किया जा सकता, उनके बारे में कितनी गिनती नहीं की जा सकती। उनके अंदर फूले कुमुद से तो उजियारे, वहाँ पर श्वेत कमल और कुमुद के फूल सुशोभित हैं। मानहु उए गगन में तारे, ऐसा लगता है कि नील गगन में कोई तारे उगे हों, श्वेत तारे उगे हों, ऐसे वहाँ के तालाबों में श्वेत कमल खिले हुए होते हैं। उतरही मेघ चढ़ई लई पानी, वहाँ पर उस तालाबों में, वहाँ के सरोवरों में मेघ उतरते हैं, पानी लेने के लिए उतरते हैं। चमकई मच्छ बिजू के बानी, और उसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो ऐसे चमकती हैं कि जैसे बादलों के बीच में कोई बिजली चमक रही हो। पोरही पंख सुसंग ही संगा, वहाँ पर अनेक प्रकार के श्वेत पीले लाल आदि रंग के पक्षी जल में तैर रहे हैं। सेत पीत राते बहुरंगा, पोरही पंख सुसंग ही, वहाँ पर अनेक पंखों वाले, जिसके श्वेत हैं, पीत हैं, लाल हैं, ऐसे अनेक रंगों के पक्षी वहाँ पर तैर रहे हैं। चकवी चकवा केली कराई, चकवी और चकवा पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। निसी के बिछोह दिन में मिली जाएं, जो रात में बिछुड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। कुर रही सारस कर ही हुलासा, जो सारस हैं वह कुरही कर रहे हैं, यानी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, उल्लास में भर कर बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जीवन मरण सो एक ही पासा, कि हमारा जीना और मरना साथ साथ होता है। ऐसे कुरही यानी सारस पक्षी होते हैं, वो वहाँ पर कह रहे हैं। बोल ही सोन ढेक बगले दी, वहाँ पर कलहंस और बगुला, सोन ढेक यानी कलहंस और बगुला भी, और छोटे जल मुर्गा भी, रही बोल मीन जल भेदी, और छोटी छोटी मछलियाँ भी, वो भी क्या कर रही हैं, आवाज़ें दे रही हैं, अपनी आवाज़ों में बातें कर रही हैं। जल का भेद जानने वाली मछलियाँ रही अबोल मीन जल भेदी, लेकिन जो जल का भेद जानती है वे तो अबोल है, यानी वो बोल नहीं रही है, लेकिन दूसरे पक्षी वहाँ पर खूब बोल रहे हैं। नग अमोल तेहि ताल हैं, इन तालों में, इन सरोवरों में अनेक प्रकार के नग हैं, रत्न हैं। दिन ही बरही जस दीप, दिन में भी ऐसे जलते हैं जैसे दीपक की भांति हों, दीपक की भांति वो प्रकाशमान होते हैं। जो मर्जियाँ होई तह सो पाए वसीब, जहाँ पर जिसकी भी विशेषता, जिसकी भी इच्छा हो वहाँ वो मोतियाँ पा सकता है, यानी वहाँ पर सीपों को पा सकता है जिसमें मोती होते हैं। यानी वहाँ के तालाब मोतियों से भरे हुए हैं, अनेक पक्षी हैं, स्वच्छ निर्मल जल है, और वो अपनी वहाँ की क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। तो एक तरह से वहाँ के सौंदर्य को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा ही यह वस्तु वर्णन कहलाता है, जहाँ पर कवि अब एक तरह से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का दृश्य का वर्णन करता है, जिससे उस स्थान की महिमा मंडित होती है। एक महाकाव्यात्मक परिदृश्य में इसकी आवश्यकता भी होती है, जिसको हम वस्तु वर्णन की दृष्टि में रखते हैं और वस्तु वर्णन के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ के तालाब, अमराइयाँ, पद्मिनी जाति की नारियाँ, वहाँ का वर्णन, वहाँ के महल आदि का वर्णन इसके अंदर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कवि वहाँ के फलों के बगीचों का वर्णन कर रहा है कि आस पास बहु अमृतवाणी, यानी वहाँ पर आस पास में फलों की वाटिकाएं हैं। अमृत बारी का मतलब अमृत के समान मीठे फल देने वाली बाड़ी है, उपवन है, बगीचा है। फरी अपूर्व होई रखवारी, जो क्या हो रही है, अपूर्व फलों से युक्त है। फरी अपूर्व, भरपूर अपूर्व फलों से युक्त है। होई रखवारी, जिनकी रखवाली हो रही है। नारंग नींबू सुरंग जमीरा, नए रंग वाले नारंगी नींबू, रंगीन जंबीरा, बादाम, ओ बादाम बहु भेद अंजीरा, और विविध किस्म के अंजीर लगे हुए हैं। यानी बादाम, अंजीर, नारंगी, नींबू और अनेक रंगों के जो जंबीरा हैं वैसे फल लगे हुए हैं। जिन फलों के नाम हमने सुने तक नहीं है वो वहाँ पर मिलते हैं। गलगल तुरज सदा पर फरे, गलगल, चकोतरा, शरीफा आदि फल लगे हुए हैं। नारंगति रस राते रस भरे, और जो नारंगी जैसे फल हैं वो तो अत्यधिक रस से भरे हुए हैं और लाल हो रहे हैं।
किशमिश सेब फरे नो पाता। किशमिश और सेब उनके तो बिना पत्तों के ही हरे भरे हो रहे हैं। दारियों दाख देखी मन राता। दाखों को देख करके तो हमारा मन ही लाल हो जाता है। लागे सुहाई हरफार योरी। वहाँ के जो हरफार धोरी नाम का जो फल है वो शोभायमान लग रहे हैं। उन्हें रही केरा के गोरी। केलों के गुच्छे से झुके हुए हैं। फरे तूत कमरख ओन्यो जी। शहतूत, फरे तूत का मतलब शहतूत फल फूल रहे हैं, कमरख फूल फूल रहे हैं, लीची और राय करोंदा बेर चिरौंजी। राय करोंदा बेर और चिरौंजी जैसे फल पक रहे हैं। संगतरा व छुहारा दीठे। संगतरा और छुहारे भी दिखाई दे रहे हैं। और खजहजा खाटे मीठे। और खजहजा जैसे फल जो खट्टे मीठे मेवे के वृक्ष हैं वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पानी देही खंडवानी। इन फलों को वृक्षों को सींचने के लिए पानी के स्थान पर शरबत दिया जाता है। कुआई खांड बहुमेली। कुओं में तो मीठा खांड पहले से ही भरी हुई है। लागी गरी रहट के सींचे ही अमृत बेल। और रहट की गढ़ियाँ लगी हुई है जो इन अमृत जैसे फलों को बेलों को सींचती है। इस तरह से यहाँ की वाटिका है। तो अभी इन वर्णन को हम देख रहे हैं। आगे आने वाले कालांशों में हम और इसके वैभव को आगे अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।